अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर, हाल ही में आपने देखा कि सख्त टिप्पणी किया है नुपुर शर्मा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने। अभी ताजा ही घटनाएं हैं जिसमें आप देख रहे हैं उदयपुर की है, अमरावती की घटनाएं हैं। तो क्या सर्वोच्च अदालत की तरफ से कुछ इसका समाधान निकाला जा रहा है ताकि देश में नफरत का माहौल पैदा ना हो एक दूसरे के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के शब्द तल्ख थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर भले ही हाय तौबा मची, लेकिन उस टिप्पणी को और जज की उस गुस्सा आक्रोश को समझने की ज़रूरत है। हालांकि कहने वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहिए, आदेश देना चाहिए, लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट बात बात में आदेश दे तो फिर उसके बाद से शासन संचालन चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। तब फिर वही बहस होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की जो गुस्सा थी, जो नाराजगी थी, अगर ये बात, वो संदेश सरकारों तक पहुंच जाए, राज्य सरकारों तक पहुंच जाए, केंद्र सरकार तक पहुंच जाए, विधायिका तक पहुंच जाए, कार्यपालिका तक पहुंच जाए, पुलिस तक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि न अमरावती की घटना दोहराई जाएगी, न उदयपुर की घटना दोहराई जाएगी। जो समस्याएं समाज में हैं उस पर विराम लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फ्रस्ट्रेशन था वो ये था कि किस तरह से एक एफआईआर दर्ज होता है, एक नहीं कई एफआईआर दर्ज हो जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। ये सुप्रीम कोर्ट की और न्यायपालिका का फ्रस्ट्रेशन है, इसे इस तरह देखा जाना चाहिए। और उसके बाद इस देश की जो लोकतंत्र की जो बाकी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका, उनको आत्म अवलोकन करना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, ऐसी हमारी क्या कमी है कि देश के न्यायपालिका को इस तरह आकर टिप्पणी करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करे या सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर कोई दिशा निर्देश जारी करे, कोई आदेश पारित करे, उससे पहले ये जरूरी है कि हमारे यहाँ की पुलिस, हमारे यहाँ की कार्यपालिका इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा संजीदा हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हर आदमी सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, केवल लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर नहीं, संविधान के रक्षक के तौर पर नहीं। हमारे साथ, आपके साथ, पूरे समाज के साथ, किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो हम ये मान के चलते तमाम सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के प्रति हमारी जो भी शिकायतें होती हैं, वो तमाम शिकायतों के बावजूद भी हमारे साथ जब अन्याय होता है तो हम उसी सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भागकर जाते हैं। तो हमें एक बात और देखना होगा, जैसा हम कल अपने शाम के शो में सबसे बड़ा सवाल में चर्चा कर रहे थे, आज भी हम वहीं पर बात लेकर आ रहे हैं कि हमें ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश ही पारित कर दिया, बिना आदेश के तो देश में यह हालत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को तमाम लानतें भेजी जा रही हैं। सब एक बार वो करके देखिए, सोच कर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा आदेश दे दिया तब क्या हुआ होता। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार न करें पुलिस, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार सरकारें, प्रशासन न करें, खुद भी कुछ करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, टिप्पणियाँ क्यों हो रही हैं, ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके पीछे जो आज जो बहस हो रही है, हमारे चर्चा का विषय है पसमंदा समाज और पसमंदा मुसलमानों के लिए जो बात हो रही है। मैं तो ये कहूं कि हम पसमंदा समाज की अगर बात करें, आइडियली लोकतंत्र की बात करें, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज की बात करें, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग तक जब तक संसाधन नहीं पहुंचते हैं तब तक लोकतंत्र का सही मायने नहीं होता है। तो यहाँ पर पसमंदा मतलब भी यही होता है कि वो व्यक्ति, एक जत्थे का वो व्यक्ति जो सबसे पीछे रह गया है, अगर उसके बारे में सोचा जाए तो अच्छी बात हो कि उनका एजुकेशन होगा, उनको रोजगार मिलेगा और वो बाकी चीज़ों, इन चीज़ों में जब इन्वॉल्व रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो उनको फिजूल गैर जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए समय नहीं मिलेगा, अपनी भविष्य की चिंता सताएगी और तब समाज में मुझे लगता है कि आज जो वातावरण है उस पर अंकुश लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर न केवल सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है, विधायिका, कार्यपालिका को भी सोचने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है और पसमंदा को हिंदू मुसलमान में बांटने की जरूरत नहीं है। पसमंदा मतलब पिछड़ा समाज, पसमंदा मतलब वंचित वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका विकास होना चाहिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सियासत करती हैं, उनको वोट बैंक देखना होता है, तो निश्चित तौर पर पसमंदा को भी अलग अलग हिस्से में बांटेंगी। आम आदमी के समझने के लिए मैं बता दूं, पसमंदा मतलब पिछड़ा वर्ग होता है, जो हिंदू समाज में जो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग है, उसी तरह से मुसलमानों में भी पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग है। तो जब हम पसमंदा मुसलमान कहते हैं तो इसका मतलब उन्हें समझा जाना चाहिए।
अशरफ कहते हैं उसका मतलब सवर्ण वर्ग कहा समझा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चाहे समाज जो भी हो, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, उसमें जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जितने वंचित वर्ग हैं, जिन तक संसाधन नहीं पहुंचे हैं, वहां अगर सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके बारे में सोचती है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस गलत इतना ही है कि पसमंदा को भी, दबे कुछ लोगों को भी, वंचितों को भी अगर धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, मुझे लगता है यही गलत है। लेकिन यह भी विडंबना है कि लोकतंत्र में जब तक बांटेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे कैसे, सरकारें बनेंगी कैसे, वोट आएगा कैसे, कुर्सियां बढ़ेंगी कैसे। तो ये एक विडंबना है लोकतंत्र की, जो लोकतंत्र की कुछ खूबसूरती है उसमें से कुछ ये कमियां भी हैं। विपनेश, बिल्कुल आपने प्रभाकर मिश्रा सही कहा, ये वो समाज जो पिछड़ा हुआ है, गरीब है, जिसका अभी तक उत्थान नहीं हुआ है। चलिए, किसी पार्टी ने जहमत तो उठाई, सोचने के लिए अच्छी बात है, सोच का स्वागत करना चाहिए, लेकिन हाँ, एक वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं राजीव रंजन का रुख करना चाहती हूँ, उसके बाद आती हूँ महेश जी। राजीव, जो अभी एसपी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं अमीक जमई साहब, क्योंकि अब मैं जिस पार्टी के स्पोक्स पर्सन से मैं बात करूंगी, चाहे वो बीएसपी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, वो कहेंगे कि इस समाज के लिए हमने काफी कुछ किया। लेकिन अमीक जमई साहब ये भी बता रहे हैं कि बीच में बिचौलिए थे, लाभ पहुंचा नहीं उन तक, तमाम समस्याएं रहीं। उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी थी राजीव? दूसरा, ये जो बीजेपी ने इतना बड़ा मंत्र दिया है उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, समाज के लिए, तो क्या ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है या वाकई में सोच का स्वागत होना चाहिए? देखिए, पिछले 50-60 सालों में मुसलमानों ने जिसको जिसको वोट दे करके सरकार में बैठाया है, ये वक्त उनके मंथन का है, उन पार्टियों के मंथन का है। ये तो पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी, वो आदित्यनाथ ने ठीक बात कही थी, जैसा भाजपा का मुसलमानों से रिश्ता है वैसा ही भाजपा का मुसलमानों से जैसा रिश्ता है वैसे ही मुसलमानों का भी भाजपा से रिश्ता है। वो ठीक बात है, और सबको पता है कि मुसलमानों ने कितने प्रतिशत वोट दिया, और सबको ये भी पता है कि उनके वोट न देने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी की आज कितनी जगह सरकारें हैं और कितनी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। तो ये भरम मुसलमानों के दिमाग से भी उतर गया कि वो जिसे चाहेंगे उसे कुर्सी पर बैठा लेंगे। अब बात यह है कि मंथन दोनों तरफ करने का है। भारतीय जनता पार्टी तो जहाँ पहुँच चुकी है वहाँ पिछले 40 सालों में कोई पहुँचा नहीं है। तो मंथन मुसलमानों को करने का है, और मंथन मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों को करने का है। आजमगढ़ जैसी सीट पर मुसलमान को आप अब ये कह के नहीं वोट हासिल कर सकते कि देखो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मैं पूरे दिन वहां पर था, 15 दिन त्रिकोणीय मुकाबला था, तीनों उम्मीदवार बराबरी से डर रहे थे, लेकिन मुसलमान वोट एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ नहीं गए। ये आपने देखा। दूसरी बात, दुनिया की कोई भी ताकत रामपुर में मुसलमान कैंडिडेट को नहीं हरा सकती। अगर मुसलमान एकजुट और एक मत और सब आक्रामक तरीके से मतदान कर दें तो फिर भारतीय जनता वहाँ के मुसलमान कैंडिडेट को हराना बहुत नामुमकिन सा सवाल है। 49% वोट है, लेकिन आपने देखा वहाँ कितने मतों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता है, और पहली बार नहीं, इसके पहले भी जीता है। तो जो लोग चुनाव से पहले मुसलमानों का वोट अपने हिस्से में मान करके जोड़ा करते थे, ऐसी बीएसपी को अब एक सीट मिली है, और समाजवादी पार्टी लगातार पिछले 4 चुनाव किस तरीके से हार रही है यह आपको पता है। तो सिर्फ केवल जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर जोड़ गुड़ा भाग करके राजनीति कर देना ये अलग बात है। अब बात आ गई कि आप मुद्दों पर राजनीति पर नहीं आएंगे तो सामाजिक और जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी को कभी मात नहीं दे पाएंगे। अब वो ऐसी अजय स्थिति में पहुंचती हुई चली जा रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें, इन चुनाव में भी देखें और सारी जगहों पर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतीकात्मक रिश्ता है मुसलमानों से। चूंकि सबका साथ सबका विकास का नारा है, इसलिए ये सब बात कहने की है। वो कितना पसमादा समाज उनको अपनाएगा, वो उनको कितना अपनाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है विपनेश कि ये सब समय समय पर जिस राज्य में चुनाव होते हैं, जब जैसा चाल चलनी होती है वो चली जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमान पहले भी जहां था आज भी वही है। अमीक जमई साहब, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने पसमानदा में कुछ गंभीर बातें कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो इनकी पसमानदा समाज की जो ये मेहनत कश तबका है, इनका जैसे मैंने कहा साड़ी उद्योग की, मैंने हैंडलूम इंडस्ट्री की मैंने बात बोली, तो समाजवादी लोगों ने जो एक बिजली का फ्लैट रेट था, जो धागों का यूपीका के जरिए
एक सब्सिडाइज रेट पे इनको सारी चीजें मिल जाया करती थी, जिससे इनको चाइना का माल पे डिपेंडेंट नहीं थे। आज चाइना के माल पे डिपेंडेंट हैं और जीएसटी ऊपर से लदी हुई है। तो पूरा ये तबका भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने इसको तोड़ दिया है, पसमानदा तबका, पिछड़ा तबका। मैं आपको प्रभाकर जी को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने सोशल जस्टिस की बुनियादी चीजों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। तो ये जो पिछड़ा समाज का जो कल्याण माननीय मोदी जी ऑलरेडी कर चुके हैं, आरक्षण खत्म करके, निजीकरण करके, अब ये पसमानदा की जो बारी आई, ये हाथ बढ़ाने विपक्ष नहीं आए, ये हाथ काटने आए, क्योंकि आपने भदोही को बेच दिया कॉर्पोरेट हाथों में। अब मैं कानपुर इंडस्ट्री में गया, लेदर इंडस्ट्री में, आपको मालूम है विपनेश, आपको हैरत होगी कि पूरा कानपुर का इंडस्ट्री जो लेदर का था वो बंगाल शिफ्ट हो गया, वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। बांग्लादेश की इकोनॉमी लेदर इंडस्ट्री की वजह से बूम कर गया। तो ये इन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वो मुसलमान पसमानदा ही काम करते हैं, हिंदू पिछड़े लोग ही काम करते हैं। तो सवाल ये है कि सरकार का जो कैरेक्टर है ये पिछड़ा विरोधी क्यों है? अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, अरे पिछड़ा है तो ये जो भदोही का कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है पूर्वांचल के लोगों के हाथ में थमा दीजिए। यूपिका का मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको विपनेश हैरत होगी, यूपिका को बेच दिया गया। देखिए जागरण, दैनिक जागरण की खबर है, यूपिका का जो हेडक्वार्टर है, जो उसकी जमीन है, उसको इसी सरकार में बेच दिया गया, जबकि 100 करोड़ का कर्जा बताया जा रहा है। 100 करोड़ का कर्जा क्या होता है बताइए आप जहां हजारों हजार करोड़ अपने कॉर्पोरेट मित्रों को आप मदद की शक्ल में दे रहे हैं, अगर आपको पसमानदा के रोजी रोजगार से, पिछड़ों के रोजी रोजगार से जरा सा भी अगर आपको, आप उनकी स्किल को उठाइए। फुर्सतगंज में, बरेली में लेदर इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा इंस्टीट्यूट खोला गया, उसमें एकेडमिक नहीं है, उसमें टीचर नहीं है, वहां से नौजवान लड़के लड़कियां जूते की डिजाइन सीखते हैं, कैसे जूता बनेगा, वो दुनिया भर से कंपटीशन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया है कहां? ये तो आप हेल में इंडिया को ले जाते। तो ये जो रोजी रोजगार है पिछड़े, ये सिर्फ शगुफे हैं। माननीय नेताजी ने चाहे आरक्षण हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे मंडल कमीशन में सबको मिला, वैसे ही शिक्षा में, नौकरियों में पसमानदा को भी मिला। आपको हैरत होगी कि 3 लाख नौजवान पसमानदा समाज से जो उर्दू बैकग्राउंड के हैं, उर्दू टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद आज इसलिए बैठे हुए हैं कि उर्दू भाषा खत्म करके उसके सामने एक नई भाषा ला दी गई है जिसको उर्दू समाज के लोग नहीं जानते, उन्होंने नहीं पढ़ा है। ये सारी चीजें देखिए, बीजेपी आरएसएस के चेहरे बहुत अलग अलग, बातें बड़ी बड़ी हैं, ग्राउंड पे आप आएंगे तो वो एंटी बातें। अब ये राष्ट्रपति जी की जो हमारी एक महिला को, आदिवासी महिला को इन्होंने बहुत कैंडिडेट प्रचारित किया है, आप सोचिए कि उनके गांव में बिजली लाने के लिए आज वो राष्ट्रपति की जब कैंडिडेट बनी तब बिजली आई। यही हालत है जमीन और आसमान की। तो समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़ों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, शोषित वंशों के लिए, चाहे कोई हो, बगैर धर्म जाति देखे, क्या 4 बार सरकार थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोट नहीं देते थे, क्या उस समाज के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने काम नहीं किया? क्या हमने अमीक जी, मैं जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन कह रहे थे, जब तक आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे तब तक आप बीजेपी को पीछे नहीं कर सकते हैं। विपनेश, मुद्दों पे सियासत कहां हो रही है? मुद्दों पर बात कीजिए, ये अब भूल जाइए पिछला कि हमारा वोट बैंक मुस्लिम है, हमारा वहां पर गढ़ है, हम जीत जाएंगे। देखिए पूरा पासा पलट गया इस बार, आपने देखा। मैं एक आती हूँ कि वक्त की कमी है, सभी का रिएक्शन मुझे चाहिए होगा। महेश वर्मा जी, आपसे बात ठीक से नहीं हो पा रही, अगर आप आवाज मेरी ठीक से आ रही तो बात रखिए अपनी। जी महेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप जी? अचानक से पसमानदा वर्ग पर, समाज पर इतना फोकस क्यों? देखिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, हमारे लिए वोट की राजनीति नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी वोट जो है, जिनके वोट लेकर ये 75 साल से उन्हें बेवकूफ बनाते रहे। किया ये कुछ किए हुए थे आजम खान, जो छात्रों से क्या देंगे कि हमारी औकात क्या है, वो हमें भी औकात बताने चले थे और साथ में अखिलेश यादव को भी औकात बताने चले। लेकिन अगर उनका वहां काम होता, अगर सपा सरकार अगर कुछ पसमानदा मुसलमानों के लिए किया होता, या कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कुछ की होती, तो आज ये स्थिति और परिस्थिति नहीं होती कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों चुनाव आप हार गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है विघ्नेश जी कि आज की डेट में देश की जरूरत क्या है, देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश इससे नहीं आगे बढ़ेगा जिसमें लीपापोती हमेशा हो रही है, या वो उदयपुर की घटना ले लीजिए या अमरावती की घटना ले लीजिए। राजस्थान में 12 दंगे होते हैं, प्रतिबंधित पीएफआई जो है
वहां 21 तारीख को टोंक में जो है जलसा और जुलूस करता है। उसके बाद पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया जाता है कि आईएसआई, बोको हराम और तालिबान की तरह देश में जो है एक माहौल बना दिया जाए, इस सरकार को जो है लेट डाउन करने के लिए, इसको नीचा दिखाने के लिए। और उसके बाद कहा जाता है कि आप स्नेह यात्रा क्यों निकालते हैं। उसके बाद हम पे सवाल खड़ा किया जाएगा कि आप पसमानदा मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं। आप कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद चिल्लाते रहेंगे और इस देश को आग में जलाते रहेंगे नफरत की। ये वही लोग हैं जिनके वजह से विघ्नेश जी, कोई मुसलमान के बगल में कोई हिंदू खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई मुसलमानों पे विश्वास नहीं करेगा। ये इस देश में ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है इस तरह से ऐसे बढ़ावे और चढ़ावे से इस देश की राजनीति करने वाले और ऐसी सोच रखने वाले लोगों को जो है एक प्रकार से बीजेपी महेश जी एक सवाल करना चाहते हैं अमित जी आपसे, स्नेह यात्रा के एक सवाल करना चाहते हैं ये अपने पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाने के लिए अगर हम सोचते हैं, ये क्या गलत सोच है? एक सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए ना शर्मा जी, पहले आप कहते प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री हूँ। अरे पिछड़ा प्रधानमंत्री हो तो निजीकरण करके इस देश में आरक्षण को क्यों खत्म किया? 13 पॉइंट रोस्टर। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप अपने आप से सवाल करिए ना। अरे आप अपने आप से सवाल करिए। अरे जो विघ्नेश जी ने आपसे पूछा कि अगर आपके काम बोल रहे होते, आप मुद्दे की, वो तो मुद्दे तक ही नहीं, विघ्नेश जी ने तो मुद्दे की बात कही। आप अगर अपना काम बताए होते, अगर आपका काम कहीं लोगों तक पहुंचा होता, लोगों तक कहीं कनेक्ट किए होते, तो आज आप रामपुर और आजमगढ़ चुनाव हारते। आपने देश के सबसे बड़ा मुसलमान के नाम पर नहीं, आप देश में सबसे बड़े मुसलमान के नाम पर, सबसे बड़ा मुस्लिम नेता के नाम पर आप लोग आजम खान को मानते हैं। और क्या हुआ वहां? नहीं, आजम खान को टिकट देके या आपने 10 मुसलमानों को टिकट देके आपने क्या इनका भला किया है क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इनका भला हुआ है क्या? मुझे बता दीजिए। आंकड़े में आपको गिराने के लिए तैयार हूं। महेश वर्मा जी, अम्बिक जी की भला अभी नहीं हुआ इस समाज का। ठीक है, चलिए ठीक है, पिछली सरकारों को भूल जाते हैं। अब बीजेपी बात कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया है। देखते हैं कि अब इनका उत्थान कितना हो पाएगा। मुझे एक बार अमरावती जाना होगा। दीपक दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, आपके जरिए कल की तस्वीर रोष की देखी थी, गुस्से की देखी थी। अमरावती में आज की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है और केमिस्ट कत्ल मामले में जांच कितनी आगे बढ़ी है? जांच जी, आपको बता दें कि कल रात को एनआईए को कस्टडी मिल चुकी है, ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है तमाम 7 आरोपियों का। इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं कि इरफान जो मुख्य आरोपी है वो नेपाल भागने की फिराक में था। यहाँ तक कि उसने जो आरोपी थे, तमाम जो हत्याकांड में शामिल थे, उनको 10-10 हज़ार रुपये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए दिए गए थे। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उमेश कोहले की जब हत्या करने के लिए आरोपी 3 बार अटेम्प्ट किए थे, 2 बार सक्सेसफुल नहीं होते, तीसरी बार जब अटेम्प्ट किए थे और उनको मौत के घाट उतारा, उस वक्त उनकी प्लानिंग ये थी कि उमेश कोहले का गला पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया जाए और उनका बेटा संकेत जो पीछे उनके साथ आ रहा था, 20 फीट की दूरी पर था, अगर वो बीच में आता है तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाए। पुलिस की पूछताछ में अमरावती की ये सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि उन तमाम जो आरोपी थी वो इतने आक्रोशित थे, इतने गुस्से में थे, उनका सीधा प्लान ये था कि उमेश कोहले के धड़ को अलग करना, और अगर बीच में कोई भी आता है उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर संकेत जो उनके साथी मेडिकल क्लिनिक से निकलकर अपने घर जाते थे, तो अगर वो बीच में आते तो उनको ही मौत के घाट उतार देते। लेकिन जब उमेश कोहले को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, उस समय कुछ लोग आसपास जो फुटपाथ पर मौजूद थे, आवाज़ सुनकर वो जब उस तरफ भागे तो आरोपी वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हुए। पुलिस को 2 बाइक और 3 जो चाइनीज छुरे थे वो बरामद हो चुके हैं, जिससे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसमें एक मुख्य आरोपी है जो सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, आरोपी को लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उस शमीम की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के साथ साथ एनआईए लगातार उस पर पैनी नजर बनाई हुई है कि किसी भी तरह से उस भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जी, नजर बना के रखिएगा दीपक, कोई बड़ी अपडेट और इस पर मिलती है सीधा हम आपका रुख करेंगे। ब्रेकिंग विद एजेंडा में वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखते हैं कि जब पसमानदा समाज की बात कही जा रही है, उनके उत्थान की, कल्याण की, तो कितना
उनका कल्याण होता है, कितना उनका विकास होता है, कितने वो उच्च पदों पर आकर बैठते हैं, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि देश में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, एक नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, उसका भी हल निकालना कानून और सरकार का काम है।